मीनू टीवी। आप सुन रहे हैं कहानी चार मछली बहनें। अंधेरे नगर का राजा 70 साल का बूढ़ा हो गया था, मगर फिर भी उसके शौक नौजवानों वाले थे। वह महंगे वस्त्र पहनता था और आलीशान महलों में रहता था। अपने देश की गरीब जनता की फिक्र छोड़कर वह फिजूल के दिखावे के लिए धन को दिन रात पानी की तरह बहाता रहता था। जनता पर जितना चाहो कर लगाओ, पर इस बात का ध्यान रखो कि हमारा खजाना धन से भरा रहना चाहिए। महाराज, क्षमा करें, जिस तरह से आप धन खर्च करते हैं उसे देखते हुए तो खजाना कभी भरा ही नहीं रह सकता। हम राजा हैं और हमें धन खर्चना शोभा देता है। जनता का क्या है, जनता तो गरीब ही अच्छी लगती है। अंधेरे नगर के राजा में यही एक बुराई नहीं होती, बल्कि और भी बहुत सारी बुराइयां होती है। जैसे कि वह गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करने के वादे करता है, उनका बाप बनकर उनसे हमदर्दी जताता है और सबके कष्ट दूर करने के ऐलान चीख चीख कर करता है। महाराज, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, आप हमारे लिए घर बनवा दीजिए। मुझे बहुत दुख है कि आप सबके पास घर नहीं है। मैं आप सबके लिए बहुत जल्दी घर बनवा दूंगा। इस तरह राजा कहता बहुत कुछ है, मगर करता कुछ नहीं। वह झूठ और फरेब के सहारे जनता को पटाने की कोशिश में लगा रहता है। इस तरह कई बरस बीत जाते हैं और फिर अचानक ही उसके राज्य में महामारी फैल जाती है। महामारी के कारण पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है और लोग बीमारी, भूख और असुविधाओं के चलते दम तोड़ने लगते हैं। राजा, हमें बचाओ, हम बीमारी और भूख से मर रहे हैं। राजा, हमें बचाओ। राजा, इन बीमार लोगों को हमारे महल से दूर भगाओ। यहाँ मरेंगे तो मेरे महल की खूबसूरती खराब हो जाएगी। जब इस राज्य में महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोग मर रहे होते हैं, ठीक उसी समय उस राज्य की नदी में एक विचित्र घटना घटती है। उधर देखो, कितनी सारी लाशें पड़ी है। शायद कोई महामारी आई है, चलो चलकर देखते हैं। यह देखकर चारों मछली बहनें नदी से बाहर निकल आती है और उस राज्य की बुरी हालत देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है। फिर वे उस राज्य के राजा की मदद करने का फैसला करती है। दीदी मंत्रा, हमें इस राजा की मदद करनी चाहिए। अंतरा सही कहती है दीदी, राजा के पास धन होगा तो वह अपनी प्रजा के प्राण बचा सकेगा। दीदी, राजा के पास पर्याप्त धन होगा तो वो लोगों को दवाइयाँ, भोजन और अन्य सुविधाएं दे पाएगा और ये राज्य बसा बसाया रह सकेगा। ठीक है, हम इस राजा की मदद अवश्य करेंगे। इस तरह तीनों मछली बहनें अपने राज्य के खजाने से सोने की मोहरों से भरे पूरे 50 बोरे राजा के खजाने में पहुंचा देती है। ढिंग चकाचक, ढिंग चका चकाचक, सोना मिल गया सोना। अब सोने का महल बनाऊंगा, जनता जाए भाड़ में, अपने लिए ठाट लगाऊंगा। जनता मर रही है और आप नाच रहे हैं। इतना भी लालच मत करो, इतने भी झूठे और मतलबी मत बनो कि लोगों का आप पर से विश्वास ही उठ जाए। कम से कम इस दान में आया धन ही लोगों के जीवन बचाने में खर्च कर लेने दो। मूर्ख, कुछ लोगों के मरने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। जिसे मरना है मरने दे। मैं धन के लालच में ही तो राजा बना हूँ, फिर धन का लालच कैसे छोड़ दूँ? इस धन से तो मैं अपने लिए दुनिया का सबसे आलीशान महल बनवाऊंगा। इस तरह राज्य में महामारी से लोग मरते जाते हैं और राजा उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए आलीशान महल बनाने में व्यस्त हो जाता है। बाहर से आया सारा दान राजा के ठाट बाट में खपने लगता है और कुछ दिन बाद इसकी भनक मछली बहनों को लग जाती है। साथ ही उन्हें इस रहस्य का भी पता चल जाता है कि राजा तो अपने राज्य की जनता को कम करने के लिए खुद ही महामारी फैला रहा है। यह खबर पाकर उन्हें राजा पर बहुत गुस्सा आता है। इतना लालची और निर्दयी राजा, जनता मर रही है और ये जनता की मदद करने के बजाय महल बनवा रहा है।
दीदी, इस राजा को तो अवश्य दंड दिया जाना चाहिए। पर हम उसे दंड कैसे दे सकते हैं? उसी समय उनकी माँ वहां आ जाती है और उनसे कहती है, तुम उस लालची और निर्दयी राजा को जमीन में 7 फुट नीचे गाड़ सकती हो और उस राज्य को महामारी से मुक्त भी कर सकती हो। पर किस तरह माँ? क्योंकि तुम चारों बहनों में जादुई शक्तियां छिपी है जिनके बारे में मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया। यह कहकर उन मछली बहनों की माँ उनको उनकी जादुई शक्तियों के बारे में बताती है। नीरजा, तुम अपने अंजुली भर पानी से उस राज्य के सारे पानी को रोगाणु मुक्त कर सकती हो। समीरा, तुम अपनी एक फूंक से सारी हवा को शुद्ध और स्वच्छ बना सकती हो। अंतरा बेटी, तुम्हारी एक फूंक पाप और लालच से कमाए धन को पल भर में राख में बदल सकती है। और मैं क्या कर सकती हूँ माँ? तुम किसी भी पापी को जमीन के 7 फुट नीचे गाड़ सकती हो। तुम जिसका नाम लेकर जमीन पर पैर मारोगी वही जमीन में 7 फीट नीचे समा जाएगा। हमें अपनी इन जादुई शक्तियों का प्रयोग कैसे करना होगा माँ? मन में अपनी देवी का स्मरण करके जब भी इन जादुई शक्तियों का प्रयोग करोगी, ये तुरंत काम करने लगेगी। अपनी माँ से अपनी जादुई शक्तियों के बारे में पता चलते ही चारों मछली बहनें नदी के जरिए उस राज्य में पहुंच जाती है। लो बहन, हवा तो शुद्ध हो गई। लो बहनों, जल भी रोगाणु मुक्त हो गया है। अब तुम अपना अपना काम भी कर डालो। यह सब करने के बाद वे चारों मछली बहनें राजा के महल में पहुंच जाती है और वहां अंतरा जैसे ही देवी का स्मरण करके फूंक मारती है तो उसके मुंह से निकली ज्वाला राजा के खजाने में रखे सारे सोने और महल की सारी शान और शौकत को राख में बदल देती है। यह देखकर राजा गुस्से में पागल हो जाता है। ये क्या किया? मेरा सारा ठाट बाट राख में बदल दिया। जनता के दुश्मन, लालची और निर्दयी राजा, ले मैं तुझे भी जमीन में गाड़ देती हूँ। इस तरह निर्दयी राजा मर जाता है और उस राज्य को महामारी से भी मुक्ति मिल जाती है। आप सुन रहे हैं कहानी तोंदू की डांसिंग भैंस। एक गांव में तोंदू नाम का एक किसान रहता था। तोंदू उसका असली नाम नहीं था, बल्कि उसकी मोटी तोंद निकल कर आई थी और इसलिए सब उसे तोंदू कहकर बुलाने लगे थे। तोंदू की जितनी मोटी तोंद थी उतना ही मोटा उसका दिमाग था और इसी कारण बुद्धि से तो कभी काम लेता ही नहीं था। हमेशा उल्टे सीधे काम करके लोगों को हंसाता रहता था। एक दिन तोंदू पास के गांव में से एक भैंस खरीद कर लाता है। तोंदू भैंस को खूंटे से बांधकर पत्नी के आगे भैंस के गुण बताते हुए कहता है, बड़ी मस्त भैंस लाया हूँ। एक टाइम में पूरे 50 लीटर दूध देती है। देखना घर में दूध की नदी बहने लगेगी और तुम्हें मेरी बुद्धि का लोहा मानना पड़ेगा, समझी? रहने दो, चुप करो। तुम्हारी बुद्धि ने आज तक कभी कोई कमाल दिखाया है जो आज दिखाएगी? ये तो तभी पता चलेगा जब ये काली कलूटी भैंस दूध देगी। पत्नी की यह बात तोंदू को चुभ जाती है और उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है। तुम तो मुझे मूर्ख ही समझती हो, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। इस भैंस को मैंने पूरी अक्लमंदी के साथ खरीदा है। तुम बाल्टी तो लेकर आओ, मैं तुम्हारे सामने इसका दूध दोता हूँ, फिर देखना पूरी बाल्टी दूध से भर देगी। अच्छा जी, पूरी बाल्टी दूध से भर देगी और एक गिलास भी न भर पाई तो? तुम बाल्टी तो लेकर आओ, सब पता चल जाएगा। पत्नी बाल्टी लाने के लिए घर के अंदर चली जाती है और फिर उसके आने के बाद तोंदू अपनी भैंस को समझाने में लग जाता है। देखो भैंस जी, मैं तुम्हें बड़ी उम्मीद से खरीद कर लाया हूँ। पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती मत करना। चुपचाप दूध की पूरी बाल्टी भर देना। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं अपने दिन रात तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। उसी समय तोंदू की पत्नी वहाँ आ जाती है और फिर हंसते हुए कहती है, अब इसी यहाँ क्या पट्टी पढ़ाने लगे? ये कोई इंसान है क्या जो तुम्हारी बात समझ लेगी?
ये लो बाल्टी और इसका दूध दोह लो, बाकी की बातें बाद में करते रहना। उसके बाद तोंदू बाल्टी लेकर भैंस का दूध दोहने की कोशिश करता है, मगर भैंस दूध दोहने नहीं देती है और अपनी पिछली टांगे उठाकर कूदने लगती है। इस तरह तोंदू अपने भारी शरीर को संभाल नहीं पाता और बाल्टी सहित जमीन पर लुढ़क जाता है। तोंदू की यह हालत देखकर उसकी पत्नी ठहाके मार मार कर हंसने लगती है। अरे रे, गिरा दिया। क्या भैंस के आगे बीन बजाने का कुछ फायदा हुआ? नहीं ना। तुम्हारा पेट जितना मोटा है, अक्ल उससे भी मोटी है। एकदम से नकली भैंस खरीद कर ले आए हो। पत्नी की ये बातें सुनकर तोंदू को दुख तो बहुत होता है, पर उसकी भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात उसे बहुत पसंद आती है और वह कुछ सोच विचार करते हुए बाजार में पहुंच जाता है। भाई, यह बीन कुछ जची नहीं। मुझे तो कुछ ऐसे बीन दिखाओ जो बहुत ही मीठी धुन निकाले और सुनने वाले को मजा आ जाए। आप यह बीन ले लो। इस बीन की धुन पर आदमी तो क्या, जानवर भी नाचने लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो लाओ, यही बीन दे दो। इस तरह तोंदू बाजार से बीन खरीदकर सीधे घर आता है और अपनी भैंस के सामने खड़ा होकर बीन बजाने लगता है। बीन की धुन सुनकर सच में ही चमत्कार हो जाता है। भैंस खुश होकर नाचना शुरू कर देती है, खूब नाचती है और फिर कुछ देर के बाद जब तोंदू बीन बजाना बंद कर देता है तो भैंस का नाचना भी बंद हो जाता है। भैंस शांति से खड़ी हो जाती है और इसके थनों से अपने आप ही दूध बहना शुरू हो जाता है। यह देखकर तोंदू और उसकी पत्नी दोनों ही खुशी से उछलने लगते हैं। अरे जल्दी से बाल्टी ले आओ और दूध से भर लो। अब तो घर में सचमुच ही दूध की नदी बह निकली है। अभी लाती हूँ जी, आप चिंता मत करो। भैंस हमारी है, दूध भी हमारा है, कहीं और थोड़ी ना चला जाएगा। जरा धैर्य रखो। उस दिन के बाद से तो तोंदू की किस्मत ही पलट जाती है। वो जब भी चाहता अपनी भैंस के आगे बीन बजाने लगता। भैंस बीन की धुन पर नाच कूद करती और फिर चैन से खड़ी होकर दूध की बाल्टी को भर देती। तोंदू दिन भर में 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार दूध की बाल्टी भरता और उस दूध को बाजार में बेच देता। इस तरह कुछ ही दिनों में तोंदू के वारे न्यारे हो गए और वह अपने गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास इतना धन जमा हो गया कि अब तोंदू और उसकी पत्नी दोनों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर इसके साथ ही उन दोनों को अपने अमीर होने का घमंड भी बहुत हो गया था। पर घमंडी का घमंड कहाँ सदा टिकता है। एक दिन तोंदू के पड़ोस में किसी की शादी का उत्सव मनाया जा रहा होता है और कुछ लड़के लड़कियां बीन की धुन पर नाच रहे होते हैं। न जाने कैसे बीन की यह धुन तोंदू की भैंस के कानों में भी पड़ जाती है। अजी सुनो, हमारी भैंस तो रस्सी तुड़वा कर भाग रही है। जल्दी से आओ, आकर भैंस को पकड़ो, कहीं खो ना जाए। इससे पहले कि तोंदू आता, भैंस रस्सी तुड़वा कर भाग जाती है और शादी के टेंट में घुस जाती है और वहाँ नाच रहे लड़के लड़कियों में घुसकर नाचना शुरू कर देती है। भैंस को बीन पर नाचते देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और उछल उछल कर तालियां बजाने लगते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। तोंदू की भैंस तो सच में गजब का नाच दिखाती है। इतने में तोंदू और उसकी पत्नी भी भागते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और तोंदू भैंस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भैंस नाराज होकर उसे सींगों पर उठाकर जमीन पर पटक देती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। हाय मर गया, तुम भैंस को पकड़ो, भाग जाएगी। भैंस तो भाग गई, अब तुम घर पर बैठकर बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाने की कोशिश कभी मत करना, समझे? उसके बाद भैंस तो कभी वापस नहीं आती, मगर तोंदू को अक्ल जरूर आ जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाने का फल सदा अच्छा नहीं मिलता। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।